हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके इस कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन चैनल में, जो केवल और केवल बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवाने के लिए बनी है। इसलिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर प्रेस कर दें, ताकि हमारी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और अगर आपको इस चैनल से रिलेटेड पीडीएफ मटेरियल चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, और अगर आपको डेली क्विज और प्रैक्टिस करना है तो आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लें। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और आप टेलीग्राम एप्लीकेशन में दोनों को सर्च करके भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए इस क्लास में आगे की ओर बढ़ते हैं। आज हम आपको क्लास 10th का हिंदी का क्रैश कोर्स 800 प्लस इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस विद क्वेश्चन बैंक का पार्ट 1 करवाने वाले हैं। हमने जैसा कि संस्कृत का क्रैश कोर्स कराया, सोशल साइंस का क्रैश कोर्स कराया, संस्कृत का क्रैश कोर्स कराया, इंग्लिश का क्रैश कोर्स कराया। तो अगर आपने उन सब्जेक्ट क्रैश कोर्स का वीडियो नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से उन सभी वीडियोज़ को भी जरूर देख लें। तो आज हम आपके लिए हिंदी का क्रैश कोर्स लेकर आए। इसमें हम आपको टोटल 16 क्लास कराएंगे, 50-50 क्वेश्चन का। उस 16 क्लास समाप्त होते आपके 800 से प्लस क्वेश्चन समाप्त हो जाएंगे, जिसमें क्वेश्चन बैंक के भी सभी क्वेश्चन को ले लिया गया। इसमें हिंदी गोधूली का भी क्वेश्चन रहेगा, इसमें हिंदी वर्णिका का भी क्वेश्चन रहेगा, इसमें हिंदी ग्रामर का भी क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए इसके पार्ट 1 में जल्दी से आगे की ओर बढ़ते हैं। और अगर आपने सिर्फ इनकी 16 पार्ट को अटेंड कर लिया तो आप 101% हिंदी के एग्जाम में बहुत अच्छा अंक लेकर आइएगा। तो चलिए इसमें पार्ट 1 में आगे की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया था। तो अगर आपको इन क्वेश्चंस का आंसर पहले से पता है तो आप कमेंट सेक्शन में इनका आंसर टाइप करते हुए चलिएगा, और अगर आपके लिए यह क्वेश्चन नया है तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझते हुए और याद करते हुए चलिएगा, और सिर्फ इस वीडियो में लास्ट तक बने हुए रहिएगा। तो क्वेश्चन ये है कि जो भीमराव अंबेडकर थे, श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा के लेखक, तो जो उनका एक भाषण था एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, तो उसका जो हिंदी रूपांतरण किया था वह किसने किया था। ददई सिंह यादव ने, ललई सिंह यादव ने, रूपक सिंह यादव ने, या फिर ललन सिंह यादव ने। तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का जो भाषण था भीमराव अम्बेडकर का, उसका हिंदी रूपांतरण ललई सिंह यादव के द्वारा किया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण ललई सिंह यादव के द्वारा किया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था। जो नलिन विलोचन शर्मा थे उनका जन्म कब हुआ था, कहाँ नहीं कब हुआ था। 18 फरवरी 1916 को, 14 फरवरी 1916 को, 3 जनवरी 1916 को, या फिर 12 फरवरी 1916 को। तो जो नलिन विलोचन शर्मा जी थे उनका जो जन्म हुआ था वह 18 फरवरी 1916 ईस्वी को हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 18 फरवरी 1916 ईस्वी को। सेन साहब की कितनी लड़कियां हैं। यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जो सेन साहब थे उनकी कितनी लड़कियां थी। तो सेन साहब की कितनी लड़कियां, 2, 3, 4 या फिर 5। तो सेन साहब की 5 लड़कियां थी, और पांचों की 5 लोग कैसी लड़कियां थी, तो कठपुतलियां जैसी सी बिल्कुल उनके आगे का पालन करती थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सेन साहब की 5 लड़कियां थी। अग्रजा शब्द में प्रत्यय है, तो हमने आपको बताया है कि प्रत्यय उसे कहा जाता है जो किसी शब्द के अंत में आता है, और उपसर्ग उसे कहा जाता है जो किसी शब्द के शुरू में आता है। तो आप सिर्फ देखिए, जो अगरजा शब्द है इसके अंत में क्या है, गर्जा है, गर्जा है, अजा है, या फिर अ है। तो अगर जो आ से अग्रज जो आ से ही अगरजा बनता है, तो इसमें जो प्रत्यय हो जाएगा वह आ बन जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा आ। अगरजा शब्द में प्रत्यय है तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा आ। मदन किसका बेटा है। जो मदन था यही गिरधर लाल की कहानी का ये क्वेश्चन है, नलिन विलोचन शर्मा जी की कहानी का ये क्वेश्चन है कि मदन किसका बेटा है, मुखर्जी साहब का, सेन साहब का, ड्राइवर का, या फिर गिरधर लाल का। तो जो मदन है वह गिरधर लाल का बेटा था, जो कि गिरधर लाल सेन साहब के यहाँ किरानी का नौकरी करता था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, गिरधर का। और अगर आपने इसका पाठ का व्याख्या का वीडियो नहीं देखा और अगर आप उसको स्पीडली देखना चाहते हैं तो आप हिंदी गोधूली संपूर्ण व्याख्या के प्लेलिस्ट में जाकर और हिंदी वर्णिका के संपूर्ण व्याख्या के प्लेलिस्ट में जाकर उन दोनों के वीडियोज़ को स्पीडली देख ले। हमने सभी का व्याख्या भी करवा रखा है, और अगर आप व्याख्या के वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और भी ज़्यादा समझ में आएगा। नहीं तो वैसे भी आपको ये क्वेश्चन अभी भी याद हो जाएंगे अगर आप इस वीडियो को ही 2 से 3 बार रिपीट करते हुए चलिएगा। तो मदन किसका बेटा है, तो मदन गिरधर लाल का बेटा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गिरधर लाल का। महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसे नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी। अर्थात जो विक्टोरिया की महारानी थी उसके द्वारा किसको इनमें से नाइट की उपाधि प्राप्त की गई थी। यतीन्द्र मिश्र को दी गई थी, मैक्स मूलर को, महात्मा गांधी को, या फिर भवानी शंकर त्रिवेदी को। तो जो महारानी विक्टोरिया के द्वारा नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी वह मैक्स मूलर को दी गई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसे नाइट की उपाधि दी गई थी, तो मैक्स मूलर को ही नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मैक्स मूलर को। हिंदी कविता में
परपद्यवाद के प्रवर्तक कौन है? जो हिंदी कविता है उसमें जो परपद्यवाद के प्रवर्तक है वे कौन है? मैक्स मुलर, नलिन विलोचन शर्मा, अशोक वाजपेयी या फिर अमरकांत? तो ये जो नलिन विलोचन शर्मा है यही हिंदी कविता में परपद्य के प्रवर्तक हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नलिन विलोचन शर्मा। आत्मसात शब्द में प्रत्यय कौन है? तो इससे पहले हमने आपको बताया कि प्रत्यय इस टाइप का क्वेश्चन में आपको ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मेरे द्वारा आप पढ़े हुए रहेंगे इन क्वेश्चंस को तो देखिएगा तो एग्जाम में सही बन जाएगा। पर अगर क्वेश्चन में कुछ डिफरेंट क्वेश्चन आ गया एग्जाम में तो आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि प्रत्यय उसे कहा जाता है जो किसी शब्द के अंत में आता है और उपसर्ग उसे कहा जाता है जो किसी शब्द के शुरू में आता है। तो आत्मसात में आप देखिए कि शब्द के अंत में क्या है, आत्म जोड़ सात, तो आत्म जोड़ सात तो ऑप्शन नंबर सिर्फ ए में ही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और दोनों शब्दों का जो विखंडन होगा, दोनों शब्दों के विखंडन होने के बाद दोनों का अपना अपना अर्थ निकालना चाहिए, तभी उसका सही जो विखंडन होगा, संधि होगा, वह सही कहलाएगा। तो आत्मसात में जो प्रत्यय हो जाएगा वह सात हो जाएगा, क्योंकि आत्म जोड़ सात से ही आत्मसात बनता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आत्मसात शब्द में प्रत्यय कौन है? तो आत्मसात शब्द में जो प्रत्यय है ऑप्शन नंबर ए होगा, सात प्रत्यय। विचार और विवर्तक किस लेखक की रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की, महात्मा गांधी की, गुणाकर मूले की या फिर यतीन्द्र मिश्र की? तो यह जो विचार और विवर्तक है, इस विचार और विवर्तक के जो लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, जिन्होंने नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ की रचना की थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी की। विचार और विवर्तक किस लेखक की रचना है? तो विचार और विवर्तक हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। नाखून बार बार काटते रहना और अलंकृत करते रहना निरूपित करता है। नाखून बार बार काटते रहना और यह फिर से अलंकृत करते रहना, तो यह जो निरूपित करता है, यह पंक्ति किसको निरूपित करता है? सौंदर्य बोध और सांस्कृतिक चेतना को, सुंदरता बढ़ाने का, अच्छे व्यवहार का, या फिर सुंदरता और स्वास्थ्य पर ध्यान देने का? तो जो नाखून हम बार बार काटते रहते हैं यह हमारे सौंदर्य बोध का बोध कराता है और उसको अलंकृत करते रहना यह हमारे सांस्कृतिक चेतना का बोध कराता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सौंदर्य बोध और सांस्कृतिक चेतना का। घृणा शब्द का विलोम है। अब आपका कुछ ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन है। इससे पहले आपने गोधूली से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ा, अब आपका कुछ क्वेश्चन ग्रामर से आएगा, उसके बाद कुछ क्वेश्चन वर्णिका से आएगा, और ऐसे मिक्स क्वेश्चन से आपके टोटल 16 वीडियो बनाए जाएंगे। और अगर आप सिर्फ 16 वीडियो को अटेंड कर लेते हैं तो आप 101% हिंदी के एग्जाम में बहुत अच्छा अंक लेकर आएगा, बहुत अच्छा स्कोर कर पाइएगा। तो ये जो घृणा शब्द है, इस घृणा शब्द का विलोम क्या होगा, मतलब इसका विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? नफरत, प्रेम, सहयोग या फिर सत्कार? तो घृणा का जो विलोम होता है वह प्रेम होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, घृणा शब्द का विलोम ऑप्शन नंबर बी प्रेम होगा। हवा शब्द का लिंग निर्णय करें कि यह जो हवा शब्द है यह कौन सा स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है, फिर इनमें से कोई नहीं है। तो यह जो हवा शब्द है यह स्त्रीलिंग शब्द है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्त्रीलिंग। हवा शब्द का कौन सा लिंग है? तो हवा शब्द का जो लिंग निर्णय होगा वह स्त्रीलिंग होगा। कुल 4 आदमी हैं। रेखांकित पद में जो रेखांकित शब्द है उसमें कौन पदबंध है? कुल 4 आदमी है, तो इसमें जो सब पदबंध होगा वह कौन होगा? संज्ञा पदबंध, विशेषण पदबंध, सर्वनाम पदबंध या फिर क्रिया पदबंध? तो कुल 4 आदमी है, तो कुल 4 आदमी है, तो इसमें जो रेखांकित शब्द जो पदबंध होगा वह विशेषण पदबंध हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कुल 4 आदमी है। रेखांकित शब्द में कौन सा जो पदबंध है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, विशेषण पदबंध। उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा, वाक्य है। उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा, तो ये जो वाक्य है कौन सा वाक्य है? मिश्र वाक्य है, सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, फिर इनमें से कोई नहीं है। तो उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा, तो यह सिंपल सा वाक्य है, सरल वाक्य है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा। यह जो वाक्य है यह एक सरल वाक्य है। नक्षत्र लोक किस लेखक की कृति है? यह कृति एक रचना का नाम है। पूछा जा रहा है कि किस लेखक की कृति है, किस लेखक की रचना है? विनोद कुमार शुक्ल की, गुणाकर मूले की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की या फिर मैक्स मुलर की? तो नक्षत्र लोक गुणाकर मूले की रचना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नक्षत्र लोक किस लेखक की कृति है? तो नक्षत्र लोक गुणाकर मूले की कृति है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुणाकर मूले। कि जिसकी उपमा दी जाए के लिए शब्द है, मतलब जिसकी उपमा दी जाए इसके लिए एक शब्द कौन सा है? उपमान, उपाधि, उपहार या फिर उपमेय? तो जिसकी उपमा दी जाए उसको अगर आप शॉर्ट फॉर्म में एक शब्द में कहना चाहेंगे तो उसको उपमेय कहा जा सकता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपमेय। जिसकी उपमा दी जाए के लिए शब्द है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, उपमेय। मराठी भाषा की लिपि क्या है? जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है, तो उसी प्रकार मराठी भाषा की लिपि क्या होती है? खरोष्ठी लिपि, प्राकृत लिपि, नागरी लिपि या फिर देवनागरी लिपि? तो मराठी भाषा की भी जो लिपि होती है वह देवनागरी लिपि ही होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मराठी भाषा की लिपि क्या है? तो देवनागरी लिपि है।
धारा नगरी के कौन परमार शासक विद्या अनुरागी थे? जो धारा नगरी थी उस ऐसे कौन से परमार शासक थे जो कि विद्या अनुरागी थे? महेंद्रपाल, भोज, मिहिर भोज या फिर अमोदवर्ष। तो यह जो भोज थे यही एक परमार शासक विद्या अनुरागी थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भोज शासक। महाविद्यालय नामक कहानी संग्रह किनकी रचना है? महाविद्यालय नाम की एक कहानी संग्रह है और यह इनमें से किस लेखक की रचना है? महात्मा गांधी की, अमरकांत की, विनोद कुमार शुक्ल की या फिर मैक्स मूलर की? तो जो विनोद कुमार शुक्ल थे इन्होंने ही एक महाविद्यालय नामक कहानी संग्रह की रचना की थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विनोद कुमार शुक्ल। बहादुर की माँ गुस्से से क्यों पागल हो गई थी? जो बहादुर की माँ थी, जो अमरकांत की कहानी में आपने क्वेश्चन में पढ़ा था बहादुर चैप्टर में, तो जो उसकी माँ थी वह पागल क्यों हो गई थी? बहादुर ने भैंस को मारा था इसलिए, बहादुर ने कुत्ते को मारा था इसलिए, बहादुर ने बिल्ली को मारा था या फिर बहादुर माँ का काम नहीं करता था? तो जो बहादुर था उसकी माँ जो गुस्से से पागल हो गई थी क्योंकि बहादुर ने अपने भैंस को बहुत ही बुरी तरह से मारा था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बहादुर की माँ गुस्से से पागल क्यों हो गई थी? तो बहादुर की माँ गुस्से से पागल इसलिए हो गई थी क्योंकि बहादुर ने भैंस को मारा था। किसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया था? मतलब कि जो सोवियत संघ पर आक्रमण किया था वह किसने किया था? महारानी विक्टोरिया ने, हिटलर ने, पुतिन ने या फिर लेनिन ने? तो ये जो हिटलर थे जिनका जन्म 1889 ईस्वी में बोन में हुआ था, उन्होंने ही सोवियत संघ पर आक्रमण किया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, किसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया? तो हिटलर ने किया था। यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थितियां भी मनुष्य की क्या नहीं है? नियामक है, नियामक नहीं है, सुरक्षा नहीं है, फिर आवश्यकता नहीं है। तो आप इस पंक्ति के माध्यम से अनुमान लगा सकते हैं कि ऑप्शन नंबर क्या इसका सही होगा। यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थितियां भी मनुष्य की नियामक नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर आप समय के अनुसार नहीं चलेंगे तो समय भी आपके अनुसार नहीं चलेगा, इसका कहने का मतलब यह है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नियामक नहीं है। गुदड़ी का लाल मुहावरे का अर्थ है। आपका एग्जाम में कुछ मुहावरे भी आएंगे तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन को और भी अच्छे से कैच करना, और भी अच्छे से पढ़ना है और सिर्फ इस वीडियो में लास्ट तक बने हुए रहेगा, आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएंगे। तो ये जो गुदड़ी का लाल है यह एक मुहावरा पूछा जा रहा है कि इसका अर्थ क्या है? लाल रंग की गुदड़ी, गुदड़ी का लाल मतलब लाल रंग की गुदड़ी, गरीब के घर में गुणवान को उत्पन्न होना, गुदड़ी में बालक को सुलाना या फिर लाल गुदड़ी बनाना। तो हम आपको बताते हैं कि मुहावरा अगर आपको पहचानना हो तो जो मुहावरा में लिखा हुआ गुदड़ी और लाल, तो ये गुदड़ी जिसमें लिखा हुआ यह है तो इसका आंसर बिल्कुल नहीं होगा। जो डिफरेंट होगा कि गरीब के घर में गुणवान को उत्पन्न, यही गुदड़ी के लाल मुहावरे का अर्थ सही अर्थ हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गुदड़ी के लाल मुहावरे का क्या अर्थ करता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गरीब के घर में जब गुणवान कोई उत्पन्न हो जाता है तो उसे गुदड़ी का लाल कहकर पुकारा जाता है। गणेश शब्द का पर्यायवाची है। ये जो गणेश शब्द है इसका पर्यायवाची क्या होगा? मतलब इसी का ही पर्याय शब्द क्या होगा? लंबोदर, मघवा, यातुधान या फिर सदैव। तो गणेश शब्द का जो पर्यायवाची होता है वह लंबोदर ही तो होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गणेश शब्द का पर्यायवाची लंबोदर है। प्रतिदिन शब्द कौन सा समास है? ये जो प्रतिदिन शब्द है इसमें कौन सा समास है? तो यथा, बे, भर, प्रति। हमने आपको बताया था कि जिस शब्द के आगे यथा, बे, भर, प्रति लगा रहे वह अव्ययी भाव समास होता है। जिसका दूसरा पद प्रधान होता है वह तत्पुरुष समास होता है। जिसका पहला पद संख्यावाचक होता है वह द्विगु समास होता है। हम आपके लिए समास का एक सेपरेट वीडियो लेकर आएंगे, उसको पढ़ने के बाद आपको समास पहचानने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो देखिए इसमें यथा, बे, भर, प्रतिदिन के आगे प्रति लगा हुआ है, तो यथा, बे, भर, प्रति जिसमें रहे वह अव्ययी भाव समास होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रतिदिन शब्द कौन समास है? तो प्रतिदिन शब्द जो समास है हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर डी होगा, अव्ययी भाव समास। यशोधरा शब्द का संधि विच्छेद होगा। यह जो यशोधरा शब्द है इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा? यशः जोड़ धरा, यशोदोर्धरा, य जोड़ सोधरा या फिर यशोध जोड़रा। तो हमने आपको बताया था कि संधि विच्छेद जब टूटता है तो वह जो दो शब्दों में टूटता है दोनों शब्दों का एक अपना अपना ही अर्थ होता है। तो यशोधरा में देखिए जो यशः जोड़ धरा है इन दोनों का अपना अपना अर्थ है और यह जोड़ने के बाद यशोधरा का ही निर्माण करेगी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ही हो जाएगा। यशोधरा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, यशः जोड़ धरा। इनमें शुद्ध वाक्य कौन सा है? मतलब ये तीन प्रकार का वाक्य दिया गया है और पूछा जा रहा है कि इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है। शब्द तो केवल संकेत मात्र है, शब्द तो केवल संकेत है, शब्द तो केवल संकेत मात्र ही है। तो इसमें जो शुद्ध वाक्य हो जाएगा वह ये तीनों के तीनों अशुद्ध हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि कोई भी शब्द इसमें शुद्ध नहीं है। तो इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो कोई भी शुद्ध वाक्य नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। कवि घनानंद किस बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे? जो कवि घनानंद थे वे इनमें से किस बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का भी काम करते थे? हुमायूं बादशाह के यहाँ,
मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ, बाबर के यहाँ, फिर अकबर के यहाँ। तो जो मोहम्मद शाह रंगीले थे, इन्हीं बादशाह के यहाँ जो कवि घराना थे वे मीर मुंशी का कार्य करते थे, मीर मुंशी का। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ। जन्म के 6 घंटे बाद किनकी माता का देहांत हो गया था? मतलब इनमें से ऐसे कौन से कवि हैं, कौन से रचनाकार हैं, कौन से लेखक हैं जिनकी जन्म के बाद ही उनकी माता का सिर्फ और सिर्फ 6 घंटे बाद ही देहांत हो गया था, मृत्यु हो गया था? तो वे कौन थे? गुरु नानक, सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर या फिर प्रेमहन। तो जो सुमित्रा नंदन पंत थे, इन्हीं की माता का देहांत उनके जन्म के 6 घंटे बाद ही हो गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सुमित्रा नंदन पंत के जन्म के बाद। अगर आपको डेली क्विज करना, अगर आपको याद किए क्वेश्चन को रिवीजन करना है तो आपको अपने मोबाइल में टेलीग्राम एप्लीकेशन को ओपन करना होगा। अगर टेलीग्राम एप्लीकेशन नहीं है तो इसको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ साइड में देखिए जो सर्च का आइकन है, इस सर्च के आइकन पर आपको टेलीग्राम में ओपन करना है। इसके बाद आपका कीवर्ड ओपन हो जाएगा। कीवर्ड ओपन होते ही आपको कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन टाइप करना है। आप कृष्णा आर्ट्स लिख दीजिए, उतने में मेरा चैनल और मेरा ग्रुप आ जाएगा। तो मेरा ग्रुप देखिए 538 मेंबर का। इस पर आप जो टेस्ट कीजिएगा ज्वाइन का ऑप्शन देगा, ज्वाइन पर आपको क्लिक करना है। ज्वाइन पर क्लिक करने के बाद आपको वहाँ क्लिक करना है और उसके बाद देखिए जो ऐड मेंबर का ऑप्शन है, इस ऐड मेंबर के ऑप्शन पर क्लिक करके आपको आपके कॉन्टैक्ट्स में जितने भी टेलीग्राम यूजर्स हैं उन सभी टेलीग्राम यूजर्स को जोड़ देना है। क्योंकि अगर आप इस ग्रुप में 50+ स्टूडेंट को जोड़ देते हैं, 50+ कॉन्टैक्ट को जोड़ देते हैं, तो आप हमारे चैनल और ग्रुप के प्रो स्टूडेंट बन जाएंगे। इसको जोड़ने के बाद आपको सिंपली बैक करना और आप देखिए डेली इसमें नोटिफिकेशन डाल दिया जाता है। रोज 8 बजे इसमें क्विज होता है और उस क्विज को देखकर आप डेली अपना रिवीजन कर सकते हैं। आपके याद किए क्वेश्चन को और अधिक अच्छे से याद कर सकते हैं। इसमें पहले से नोटिफिकेशन डाल दिया जाता है कि किस चीज का आज टेस्ट होगा और उसका पीडीएफ पहले से प्रोवाइड करवा दिया जाता है। इतना करने के बाद आपको सिंपली जो आइकन बना हुआ है, इस आइकन पर क्लिक करना है। इस आइकन पर आप जब क्लिक कीजिएगा तो आप हमारे चल जाएगा चैनल में। उसके बाद आपको चैनल को ज्वाइन कर लेना है। चैनल को ज्वाइन करने के बाद आपको यहाँ क्लिक करना है और नीचे जो फाइल्स का ऑप्शन दिया हो, इस फाइल्स के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे फाइल्स के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा, आपको 184 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पीडीएफ मिल जाएंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन के पीडीएफ मिल जाएंगे। ऐसे बहुत बेहतरीन डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएंगे, जिनको आप पढ़कर अपने बिहार बोर्ड की सिलेबस को और भी बेहतरीन बना सकते हैं। तो आप आज के आज इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और इस टेलीग्राम ग्रुप को। फावड़े और हल राजदंड बनने को है। यह पंक्ति किस कविता की है? जनतंत्र की, जन्म की, स्वदेशी की, हिरोशिमा की या फिर भारत माता की? तो अगर आपने कविताओं को पढ़ रखा होगा, चैप्टर्स को पढ़ रखा होगा, तो आप इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर जरूर दे दीजिएगा। और अगर आपने कविता को नहीं भी पढ़ा है तो आप सिर्फ वीडियो में लास्ट तक बने हुए रहिए। हम सभी का सभी आंसर आपको बताते हुए चलते हैं, याद करवाते हुए चलते हैं। तो यह जो पंक्ति है, फावड़े और हल राजदंड बनने को है, यह जो कविता में जो पंक्ति है, यह जनतंत्र के जन्म कविता की पंक्ति है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, जनतंत्र के जन्म की कविता में यह पंक्ति कही गई थी कि फावड़े और हल तो राजदंड बनने को है। एक वृक्ष की हत्या कविता किसकी रचना है? यह कविता का नाम है एक वृक्ष की हत्या। तो यह जो रचना है, यह किसकी रचना है? रसखान की, अज्ञे की, कुंवर नारायण की या फिर जीवानंद दास की? तो जो कुंवर नारायण थे, इन्होंने ही एक वृक्ष हत्या कविता की रचना की थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक वृक्ष की हत्या कविता किसकी रचना है? तो कुंवर नारायण की है। वीरेन डांगवाल का पहला कविता संग्रह इनमें से कौन सा है? दुष्चक्र में सृष्टा, इसी दुनिया में, देशांतर या फिर भग्नदूत? तो यह जो इसी दुनिया में कविता संग्रह है, यही वीरेन डांगवाल का पहला कविता संग्रह था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वीरेन डांगवाल का पहला कविता संग्रह इसी दुनिया में है। प्रकृति सौंदर्य की कविता के लिए विख्यात कवि है। मतलब इनमें से ऐसा कौन सा कवि है जो कि प्रकृति के सौंदर्य की कविता बहुत ही अच्छे से लिखता है, उसमें प्रसिद्धि उसने प्राप्त की हुई है? रामधारी सिंह दिनकर ने, सुमित्रा नंदन पंत ने, गुरु नानक ने या फिर प्रेमधन ने? तो ये जो सुमित्रा नंदन पंत है, यही प्रकृति सौंदर्य की कविता के लिए एक विख्यात कवि माने जाते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सुमित्रा नंदन पंत। किस कवि ने वर्ण आश्रम व्यवस्था और कर्मकांड का विरोध करके निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का प्रचार किया था? वे कवि कौन थे? घरानंद थे, प्रेमधन थे, कुंवर नारायण थे या फिर गुरु नानक थे? तो आप अच्छे से जानते हैं कि जो गुरु नानक थे, इन्होंने ही वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्मकांड का विरोध करके निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का प्रचार किया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उस कवि के नाम थे गुरु नानक। नगर संवेदना की कवि है, जो नगर संवेदना के कवि में कौन है? सही बात साय नगे, वीरेन डांगवाल, कुंवर नारायण या फिर सुमित्रा नंदन पंत? तो यह जो कुंवर नारायण थे, यही कुंवर नारायण ऑप्शन नंबर सी में है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नगर संवेदना के कवि कौन है? तो नगर संवेदना एक कविता का नाम है और इस कविता के जो कवि हैं वे कुंवर नारायण है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कुंवर नारायण। दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता है? हिरोशिमा, स्वदेशी, भारत माता या फिर पंक्ति? तो यह भी एक पंक्ति दिया गया है, जनतंत्र का जन्म से, भारत माता से, स्वदेशी से, हिरोशिमा से। तो यह किस कविता की पंक्ति है, यह आपको बताना है कि दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता है। तो यह हिरोशिमा का ही पंक्ति है, उसी में इस पंक्ति को बताया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, हिरोशिमा कविता में ही दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता है। गुरु नानक के पद हैं, जो गुरु नानक के पद हैं वे कौन से पद हैं? राम भक्ति में गीत, प्रेम एवं भक्ति के मधुर गीत, सूफी गीत या फिर कृष्ण भक्ति में गीत? तो जो गुरु नानक के पद होते हैं वे सिर्फ और सिर्फ राम भक्ति में गीत ही होते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ही हो जाएगा, गुरु नानक के पद हैं तो गुरु नानक के पद राम भक्ति में गीत हैं। रसखान द्वारा कृष्ण लीला का गान किया गया है। जो रसखान जी थे, जो
उन्होंने कृष्ण लीला का गान किया था वह किसमें किया था? पदों में, घनाक्षरी में, दोहों में या फिर सवैयों में? तो रसखान द्वारा कृष्ण लीला का जो गान किया गया था वह घनाक्षरी में किया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, घनाक्षरी में। कवि प्रेमधन द्वारा अधिकांश काव्य रचना किस भाषा में की गई थी? जो कवि प्रेमधन थे उनके द्वारा जो अधिकतर काव्य की रचना की गई थी वह किस भाषा में की गई थी? संस्कृत में, ब्रजभाषा और अवधी में, हिंदी में या फिर उड़िया में? तो प्रेमधन के द्वारा जो अधिकतर थी रचनाएं थी उनकी अधिकतर रचनाएं ब्रजभाषा और अवधी भाषा में की गई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ब्रजभाषा और अवधी में। स्वर्ण किरण किस कवि की रचना है? यह जो स्वर्ण किरण यह कविता का नाम और पूछा जा रहा है कि ये किस कवि की रचना है? कुंवर नारायण की, रामधारी सिंह की, सुमित्रा नंदन पंत की या फिर गुरु नानक की? तो यह जो स्वर्ण किरण है यह सुमित्रा नंदन पंत कवि की रचना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सुमित्रा नंदन पंत की। आत्मजयी नामक प्रबंध काव्य किस कवि के द्वारा लिखा गया है? यह जो आत्मजयी नामक प्रबंध काव्य है यह किस कवि ने लिखा है? गुरु नानक ने, वीरेंद्र डांगोर ने, कुंवर ने या फिर प्रेमधन ने? तो आत्मजयी नामक प्रबंध काव्य जो लिखा गया है वह कुंवर नारायण जी के द्वारा लिखा गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आत्मजयी नामक प्रबंध काव्य किस कवि ने लिखा है? तो कुंवर नारायण कवि ने लिखा है। आधुनिक साहित्य में एक प्रमुख प्रतिभा थे, मतलब आधुनिक साहित्य में जो प्रमुख प्रतिभा थे वे कौन थे? सही वात्स्यायनज्ञ, रहीम कबीर या फिर सुमित्रा नंदन पंत? तो यह जो सही वात्स्यायनज्ञ थे यही आधुनिक साहित्य के एक प्रमुख प्रतिभा थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, जो आधुनिक साहित्य में एक प्रमुख प्रतिभा थे वे सही वात्स्यायनज्ञ थे। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप रेड बटन को दबाकर इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर प्रेस कर दें ताकि आगे भी आपको ऐसी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने जिंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया था? मंगू ने, कुसुम ने, मटरे ने या फिर माँ ने? तो अब आपका जो क्वेश्चन है हिंदी वर्णिका से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आप अच्छे से जानते हैं कि किसकी ने पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया था? तो जो मंगू की माँ थी, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी जो माँ थी वही माँ ने पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया था। पहले वे अस्पताल की उपमा गौशाला से करती थी, लेकिन जब कुसुम के ठीक होने के बाद उसने पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया था और उसने भी सोचा था कि मैं अपनी बेटी को भी अस्पताल के यहाँ भेजूंगी और मेरी मंगू बेटी भी सही हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, पागल से ठीक हो जाएगी। तो किसी ने जिन्होंने भी पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया था तो माँ ने नहीं किया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, माँ। और अगर आपने हिंदी वर्णिका की सभी वीडियो को आपको हिंदी व्याख्या देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक हिंदी वर्णिका संपूर्ण व्याख्या की प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियोस की हिंदी व्याख्या को स्पीडली देख लें, क्योंकि अगर आप चैप्टर पढ़े हुए रहेगा तो आपको क्वेश्चंस और भी ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगे और जब हम आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे तो आपको और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसलिए आप उस प्लेलिस्ट को जाकर एक बार जरूर चेकआउट कर लें। तो माँ रात में कितने बजे हॉस्पिटल से लौट कर घर आई थी? जो माँ थी वह कितने बजे हॉस्पिटल से लौट कर घर आई थी? 11:45 बजे, 7 बजे, 10 बजे या फिर 11 बजे? तो जब 11 बज गया था तो 11 बजे माँ रात में हॉस्पिटल से लौट कर आई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रात के 11 बजे। गांव में जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था? यह क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो अधिकतर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है और क्वेश्चन बैंक के में रिपीटेड क्वेश्चन। जो गांव में जुआरी किस्म का व्यक्ति था वह कौन था? मगम्मा का बेटा था, मगम्मा का पति था, रंगप्पा था या फिर रंगप्पा भाई था? तो जो रंगप्पा था वही गांव का एक जुआरी और लंपट किस्म का व्यक्ति था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रंगप्पा। 7 कोड़ी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार हैं? ये जो 7 कोड़ी होता है इनमें से किस भाषा के प्रमुख कथाकार हैं? बांग्ला भाषा की, उड़िया भाषा की, हिंदी भाषा की या फिर संस्कृत भाषा के? तो 7 कोड़ी होता उड़िया भाषा के एक प्रमुख कथाकार हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उड़िया भाषा के। देवी नदी किसके, जो देवी नदी का बांध था उसके नीचे किसका घर था? तहसीलदार का, सरपंच का, लक्ष्मी का या फिर गुरुनिधि का? तो ढाते विश्वास पाठ में जो लक्ष्मी थी उसी का घर था देवी नदी के बांध के नीचे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लक्ष्मी का। मंगू के अलावा माँ की कितनी संतानें थी? तो इस क्वेश्चन में बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत आंसर मारते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि मंगू कुल 4 भाई बहन थे। मंगू कितने भाई बहन थे? तो 4 भाई बहन थे। 2 बहन थी वह, उसकी बड़ी बहन का नाम कमू था और उसके 2 भाई थे जो दोनों बाजार में रहते थे, वहाँ अपने मार्केट में रहते थे, नौकरी करते थे। और जो मंगू थी वह एक बहन थी, छोटी बहन थी। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि मंगू कुल कितने भाई बहन थे? तो मंगू कुल 4 भाई बहन थे। तो मंगू के अलावा, मतलब जो मंगू को आप छोड़ देंगे तो उसकी माँ की कितनी संतानें होंगी? तो मंगू के अलावा जो उसकी संतानें हो जाएगी उसकी माँ की वह 3 संतानें हो जाएगी। सिंपल सा बात है, सिंपल सा फॉर्मूला आपको लगाना है, आपको यहाँ 4 नहीं मारना है। अगर क्वेश्चन यहाँ है कि मंगू पाठ में जो माँ थी उसकी कुल कितनी संतानें थी? तो 4 संतानें थी। लेकिन अगर मंगू के अलावा पूछा जाए तो मंगू के अलावा माँ की संतानें 3 थी, मतलब मंगू को छोड़कर उसके कितने भाई बहन बचे? 3। 2 भाई और 1 बहन तो 3 हुए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मंगू के अलावा माँ की 3 संतानें थी।
किसने सीता को रसमलाई भेजी थी? आपने एक पाठ पढ़ा धरती कब तक घूमेगी, तो उसी में जब सीता को अलग कर दिया गया था तो सीता को एक बार रसमलाई भेजा गया था, तो वह किसने भेजा था? पुष्पा ने, नारायण ने, राधा ने, या फिर भंवरी ने? तो जो भंवरी थी उसी ने ही तो सीता को रसमलाई भेजी थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किसने सीता को रसमलाई भेजी थी? तो भंवरी ने सीता को रसमलाई भेजी थी। अब आपका लास्ट क्वेश्चन है कि सीता के बड़े लड़के का नाम क्या था? जो सीता थी उसके बड़े लड़के का नाम क्या था? तो यह क्वेश्चन किससे आप अच्छे से ध्यान कर लीजिए, यह भी क्वेश्चन है धरती कब तक घूमेगी पार्ट से। तो कैलाश था, हुलास था, विकास था, या फिर सुभाष था? तो सीता के बड़े लड़का का नाम कैलाश था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सीता के बड़े लड़के का नाम क्या था? तो कैलाश था। तो इस प्रकार आपका इस वीडियो में 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिया गया, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। और अगर आपको इन क्वेश्चंस का पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल में जरूर ज्वाइन हो जाइए। और जो आपने वीडियो के बीच में देखा कि टेलीग्राम ग्रुप पर रोज़ 8 बजे क्विज करवाया जाता है, आप उस ग्रुप में ज्वाइन होकर रोज़ 8 बजे क्विज भी जरूर कीजिए। क्योंकि अगर आप डेली क्विज कीजिएगा तो आपने जो क्वेश्चन को याद किया उसका आपका रिविजन हो जाएगा, और जो आपने नहीं याद किया वह क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा। क्योंकि क्विज में मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाया जाता है, और उस क्विज में अपने दोस्तों को भी जरूर जोड़िए। तो यह हमारे क्रैश कोर्स का पहला क्लास था। इसके बाद इसका 15 क्लास और लाया जाएगा। और अगर आप सिर्फ इन 16 क्लास को अटेंड कर लेते हैं तो आप 101% हिंदी के एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर पाइएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो आपसे सिर्फ यही गुजारिश है कि आप हमारे वीडियोस को अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आप हमारे वीडियोस को लाइक भी जरूर करें। इससे हमारा मोटिवेशन बना हुआ रहता है। और अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो कमेंट के माध्यम से आप अपना फीडबैक और अपनी समस्या मुझ तक पहुंचा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।